स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 3 के भाग 3 के साइंस एंड टेक के अंतर्गत सूचना कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, सूचना तथा संचार में कंप्यूटर, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली जो है छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है इस टॉपिक से, और इसका जो है कंप्यूटर का हम लोग बेसिक जानकारी जो है उसी से इसको प्रारंभ करते हैं और उससे लेकर वहाँ से हम लोग इंटरनेट तथा सुपर कंप्यूटर तक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम डाटा तथा निर्देशों को जब इनपुट के रूप में उसको देते हैं तो निर्देश के अनुसार उसको विश्लेषित करता है और जो आवश्यक या फिर जो सर्टेन परिणाम है उसको एक प्रारूप के रूप में आउटपुट में हमको देता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर को प्रिफर किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिक होती है, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें वर्सेटिलिटी से काम हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि विश्वसनीयता है, त्रुटि रहित है। ठीक, अगला देखते हैं कंप्यूटर का विकास। ठीक है, सर्वप्रथम जो गणना यंत्र है उसका विकास हुआ था चीन में ईसा पूर्व 2000 में। इसको बोलते हैं अबेकस। ठीक है, इसको आपने बच्चों को खेलते हुए भी देखा होगा, जो कि गुणा भाग जोड़ना घटाना बेसिक चीज में यूज आता है। उसके बाद एडिंग मशीन आया 1642 में। फ्रांस के जो ब्लेज पास्कल है उसने इस एडिंग मशीन को बनाया। ठीक, उसके बाद इसके क्षेत्र में कई छोटे मोटे विकास होते रहे, जैसे रेकनिंग मशीन आया, पंच कार्ड आया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी विकास है वो आया कब, जब एनालिटिकल इंजन लाया 1824 में चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, इस कारण इसको आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। और इसमें और विकास आया जब लेडी आगस्टा ने जो है इसको प्रोग्राम किया, इस कारण इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, फिर 1990 में हरमन ने जनगणना करने के लिए एक मशीन बनाई। फिर 1949 में हम देखते हैं जो आधुनिक कंप्यूटर के विकास को देखते हैं। इसमें हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व का जो है प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसको मार्क 1 नाम दिया गया। और इसी श्रेणी में फिर आगे एबीसी कंप्यूटर का विकास हुआ, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फिर एनिएक आया। ठीक है, उसके बाद एडवैक आया, फिर यूनिएक आया, फिर एप्पल 2 आया। इस प्रकार हम आगे विकास को देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव जो है बाइनरी सिस्टम ने लाया, जिसको जो है डेवलप जो है डॉक्टर वान न्यूमैन ने किया। ठीक, भारत में कंप्यूटर का विकास हम लोग 1955 से देखते हैं और सिद्धार्थ जो है भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, अब तकनीकी विकास के आधार पर जो है कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक, उनके विकास के आधार पर उसकी प्रथम पीढ़ी जो है 1942 से 55 तक हम देखते हैं। इसमें इस श्रेणी के कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था हार्डवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मशीनी भाषा था। मेमोरी, पंच कार्ड, पेपर टेप को यूज किया जाता था। इसके एग्जाम्पल है एनिएक, इडवैक, IBM 701। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था ये था कि यह आकार में काफ़ी बड़ा और वजन में अधिक था, और इसकी गति जो थी धीमी थी, और ये काफ़ी महंगा था और ज़्यादा ऊर्जा जो है कंजम्पशन करता था। ठीक, दूसरा पीढ़ी को विकास देखते हैं 1956 से 64 तक के। इसमें हार्डवेयर था ट्रांजिस्टर। सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। मेमोरी जो है इसमें मैग्नेटिक मेमोरी यूज़ की जाती थी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। इसमें IBM 1401 इसके एग्जाम्पल है। ये तुलनात्मक रूप से इससे छोटा था और कम वजन का था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था और महंगा था। ठीक, तृतीय चरण में देखते हैं हम लोग 1965 से 75 में। इस समय जो है कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में IC सर्किट जो है इंटीग्रेटेड चिप और SSI MSI का यूज़ किया जा रहा था, और सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हो चुका था, और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम यूज किया जा रहा था। इसी में मेमोरी में जो है चुंबकीय भंडारण में वृद्धि की गई, और इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं IBM 360, PDP 8, यूनिमैक, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। ठीक है, इसका
इस समय जो हम देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो गया था, और ये इनकी गति थोड़ी इससे फास्ट थी, लेकिन ये थोड़े महंगे थे। लेकिन विश्वसनीयता के मामले में ये इन सब कंप्यूटर से, पिछले कंप्यूटर से काफ़ी आगे था और कम ऊर्जा खपत करता था। ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी में हम लोग देखते हैं कि 1976 से 1989 इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लग गए थे, और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होने लग गया था। सी भाषा का विकास हो गया था। ठीक है। मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर यूज़ करने लग गए थे। इसमें फिर हमारे सामने PC आ जाता है, एप्पल मैक आ जाता है, और इसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का उद्भव देखते हैं इस समय। फिर पंचम श्रेणी में जब 1990 के बाद आज के दशक तक हम लोग पंचम श्रेणी में गिनते हैं, इसमें ULSI का यूज़ होता है। ठीक। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटरनेट, मल्टीमीडिया सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाती है। मेमोरी में हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन, ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है, वर्चुअल मेमोरी आ जाती है। ठीक है। इसके उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि उच्च कंप्यूटिंग क्षमता है, निर्णय लेने तथा सोचने की क्षमता होती है इसमें। अब हम लोग इससे आगे बढ़ के जो आधुनिक युग में है, एक छठवीं पीढ़ी का भी विकास देखते हैं, जहाँ पे हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर के भागों को। कंप्यूटर के भाग को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ठीक है। हार्डवेयर वह चीज़ होता है जो भौतिक रूप में उपलब्ध होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो भाग होता है जो प्रोग्रामों के समूह के रूप में होता है, जिसको हम लोग केवल प्रोग्राम कर सकते हैं या देख सकते हैं, इसको हम लोग छू नहीं सकते। ठीक है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आता है, CPU आता है, मेमोरी आता है। ठीक है। अब इनपुट डिवाइस वह होता है जो कंप्यूटर में जो है सूचना देने के काम आता है। ठीक है। इसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, ऑडियो इनपुट, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का जो इनपुट है, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ में, मतलब एग्जाम्पल में आती है। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्लॉटर हो गया, ये सारी चीज़ें आउटपुट के अंतर्गत आती हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है। CPU, ALU और मेमोरी। ठीक है। CPU होता है कंप्यूटर यूनिट, ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी होता है जो इसमें अलग अलग प्रकार के मेमोरी होते हैं। मेमोरी को हम लोग आगे स्थायी मेमोरी हो गया, कैश हो गया, और वॉलेटाइल मेमोरी हो गया। ठीक है। इसके अंतर्गत रैम और रोम आते हैं। रैम को देखते हैं, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ठीक है। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें डेटा जो है PC के बंद हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है। और रन करते समय जो है इसमें डेटा जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ठीक। लेकिन दूसरा देखते हैं इसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी। रैम 2 प्रकार के होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम होता है, इसमें रैम चिप के सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है। और जो स्टैटिक रैम होता है, ये डायनेमिक रैम की तुलना में इसकी गति अधिक होती है, और इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक। फिर देखते हैं रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो PROM होता है, प्रोग्रामेबल रोम। इस रोम में जो है स्टोर डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। EPROM होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें डाटा को प्रोग्राम या फिर मिटाया जा सकता है। EPROM होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को कंप्यूटर में ही जो है कमांड देकर आसानी से इसमें मिटाया या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। आधुनिक जो कंप्यूटर है उसमें यही यूज़ हो रहा है, EPROM और EEROM। ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में भी 2 प्रकार के होते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में जो है इसमें इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस का है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है।
इसमें अगला देखते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में। सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें जो है अब सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 प्रकार का हम लोग देखते हैं सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक व्यक्ति कार्य कर सकता है और जो है 1970 में इस सिस्टम का विकास किया गया था। और मल्टीटास्किंग सिस्टम जो है, इसमें एक ही सिस्टम पे कई सारे कार्य संपादित किए जा सकते हैं। लेकिन जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें कई सारे लोग कई सारी टास्क को संपादित कर सकते हैं। ठीक, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में हम लोग देखते हैं असेंबलर, कंपाइलर। कंपाइलर जो है केवल शब्दों, लाइन को ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर जो है केवल शब्दों को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग अलग अलग भागों में देखते हैं, जिसमें कि प्रमुख है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग में टैली आ जाता है, डिजाइनिंग फील्ड में कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला देखते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषा को 2 तरह से बांट सकते हैं हम लोग, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है अगेन मशीन लैंग्वेज और असेंबली भाषा में डिवाइड होता है। निम्न स्तरीय भाषा जो होता है कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, इसमें इस जो निम्न स्तरीय भाषा है, इसको प्रोग्राम में लिखा जाता है और कंप्यूटर को जो है इस प्रोग्राम को फॉलो करने में आसानी होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट उनको समझ जाती है और सीधे उनका ये पालन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत होती है मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा वो भाषा है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, इसमें जो आदेश होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो आदेश कोड होता है और एक स्थिति कोड होता है। ये जो होता है बाइनरी नंबर्स में कोडेड होता है और ये क्रम से जो है सिक्वेंशियल जो है इसमें प्रोसेस होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं असेंबली भाषा। कंप्यूटर की जो है जटिलता को दूर करने के लिए मशीन भाषा से, मतलब कंप्यूटर को तो मशीनी भाषा आसान होता है, लेकिन लोगों के लिए ये भाषा प्रोग्राम करने के लिए जटिल हो जाता है। ठीक है, इस कारण मनुष्यों को आसानी से समझने के लिए असेंबली भाषाओं का विकास किया गया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का जो विकास है सबसे पहले जो है 1957 में IBM नाम की कंपनी ने किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले भाषा बनाया था फोर्ट्रॉन भाषा। ठीक, इसमें इसका खास बात ये रहता है कि ये मनुष्य की बोलचाल और लिखने वाली भाषा होती है। ठीक, कोई भी साक्षर व्यक्ति जो है आसानी से इनको समझ सकता है। ठीक, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा में सबसे पहले फोर्ट्रॉन आता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। गणितीय सूत्रों को आसानी से समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किंतु ये जटिल भाषा होती है। फिर अगला देखते हैं लोगो। रेखाचित्र और ग्राफिक निर्माण में इसका प्रयोग होता है और बच्चों की शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबोल का प्रयोग जो है व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। बेसिक जो है कंप्यूटर लैंग्वेज, वो जो है पर्सनल कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में। पास्कल जो है माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया जाता है और ये एजुकेशनल भाषा है। C और C++ जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। यूजर इंटरफेस पर आधारित जो है प्रोग्राम को तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है जावा। जावा का यूज हम लोग देखते हैं एनिमेशन, वेब पेज, ट्यूटोरियल गेम्स, इन सब चीज़ों में। और जो अभी जो बीच में जो मोबाइल आते थे सैमसंग, उसमें जो है जावा प्रोग्राम ही रहता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एल्गोल। बीजगणितीय गणनाओं में जो है इसका उपयोग किया जाता है और तार्किक समाधान के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कोमल नाम का जो भाषा है उसका मीडियम स्तर के जो छात्रों के हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक, RPG जो है व्यावसायिक कार्यों के रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। लिप्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोलॉग, ये दोनों किसके लिए यूज होता है? AI के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार।
कंप्यूटर को दो प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, एक तो आकार के आधार पर और दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब आकार के आधार पर पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, आईपैड, आईपॉड। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि लोग आकार में काफी छोटे होते हैं और टेबल या फिर हाथ में रखे जा सकते हैं, इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर जो है इनसे ज़्यादा बड़े होते हैं, लगभग अलमारी के साइज के, लेकिन जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट होता है और इसका यूज़ जो है वेदर स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पे किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो है मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है और एक कंटिन्यू कार्य करने में सक्षम होते हैं। जब हमको एक से ज़्यादा जो है यूज़र को काम कराना होता है तब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर में कराते हैं। ठीक, अगला जो आप देखते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति, वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक, सुपर कंप्यूटर का टॉपिक जो है हम लोग अगले भाग में देखते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है अति विकसित कंप्यूटर होता है। इसकी गति और जो क्षमता होती है सामान्य कंप्यूटर की तुलना में कई गुना अधिक होती है और इसमें जो है पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता होती है। एक साथ जो है कई प्रोसेसर छोटे छोटे समूहों में कार्य कर सकते हैं। इसमें 32 या 64 जो है पैरेलल प्रोसेसर जो है परिपथ बना रहता है। ठीक, इसका विकास जो है 1960 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक सेमर ग्रे ने किया था और भारत में जो है इसका विकास हम लोग 1980 के दशक में देखते हैं, जिसमें भारत जो है स्वयं का सुपर कंप्यूटर डेवलप करना प्रारंभ करता है। सबसे पहले जो है नाल जो बेंगलुरु में स्थित है उसने फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकास किया था। उसके बाद जो है इसी श्रेणी में डीआरडीओ में जो के अंतर्गत जो अनुराग विंग है उन्होंने पेस नामक सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसका जो कार्य था डिफेंस क्षेत्र में काम करना था, इसका उपयोग उसी क्षेत्र में किया जाता था। ठीक है, फिर जो है बार्क द्वारा विकसित अनुपम सुपर कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं। इसका उपयोग भी डिफेंस के क्षेत्र में, रिसर्च क्षेत्र में किया जाता था। अगला हम लोग देखते हैं सीडेक पुणे द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर का विकास जो है परम नाम से किया जाता है। ठीक, इसका विकास हम लोग इसका विकास जो है 3 चरणों में देखते हैं। पहला जो है परम 8000, परम 8600, इन सब कंप्यूटर का विकास, और जब दूसरी पीढ़ी में दूसरा चरण जब हम लोग देखते हैं उसमें परम 1000 1993 में जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी निकनेट के संचालन में। निकनेट क्या है? एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क प्रणाली है जो देश भर के प्रशासनिक मुख्यालयों को जोड़ता है। ठीक है, जिससे जो है प्रशासनिक आदान प्रदान हो सके, योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन आसान हो सके, जनगणना आसान हो सके, आपदा प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, फिर जो है तीसरा चरण देखते हैं 1999 में, जब भारत पर नाभिकीय प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तब न्यूक्लियर सिमुलेशन एक्सप्लोजन करने के लिए सक्षम होने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत परम अनंत का जो है विकास किया गया था। ठीक, इसके बाद जब दिसंबर 2002 में सीडेक ने परम पद्म का निर्माण किया, तब भारत जो है सुपर कंप्यूटर क्लब में शामिल हो जाता है और ये भारत का फिर 2013 के बाद जो है आधुनिक सुपर कंप्यूटर का युग आता है। इसमें हम लोग परम युवा 2 को देखते हैं। ये 386.7 टेराफ्लॉप की गति इसमें होती है और मौसम अनुसंधान के लिए भारतीय मौसम अनुसंधान पुणे में इसको स्थापित किया गया है। और इसके अलावा जो है वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो कि है प्रत्यूष, इसको हमने अमेरिका की मदद से जो है इसको स्थापित किया है। ठीक है, इसका स्थापना जो है 8 जनवरी 2018 को पुणे के मौसम विज्ञान केंद्र में किया गया है। 6.8 पेटाफ्लॉप्स गणना वाला भारत का सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर है और मानसून की बेहतर भविष्यवाणी के लिए सुनामी, चक्रवात, तूफान, भूकंप, इन सब का जो है पहले से फोरकास्ट करने के लिए, उनकी निगरानी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक, फिर देखते हैं मिहिर कंप्यूटर।
ये जो है 2.57 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। ठीक, नोएडा के वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन में इसकी स्थापना की गई है। अब सुपर कंप्यूटर के जो यूज हैं उसको देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज जो है हम लोग अनेक फील्ड में देख सकते हैं, सामान्य जीवन में और तकनीकी शोध में। इसका यूज जो है हम ई गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन, कैशलेस सिस्टम के विकास, राजनीतिक फील्ड में जैसे कि ई वोटिंग में, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ई एग्जाम, ई लर्निंग में, इन सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। और तकनीकी शोध में इसका उपयोग तो किया ही जा रहा है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में हो गया, नैनो और क्रायो रिसर्च में हो गया, भूकंप के जुड़े आंकड़ों पर रिसर्च करने में हो गया। ठीक है, जीनोम रिसर्च, स्टेम सेल अध्ययन में हो गया इसका, दवाओं के अध्ययन में, न्यूक्लियर रिसर्च में, डिफेंस फील्ड में। ठीक है, कंप्यूटेशनल एटमॉस्फेरिक साइंस में, जियोलॉजिकल अध्ययन करने में, कृत्रिम बुद्धि तथा रोबोटिक्स से जुड़े विकास के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को खोजने के लिए और इसके अध्ययन में, इन सब चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हम लोग आधुनिक विकसित कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत क्वांटम कंप्यूटर, इसमें जो है आंकड़ों की जो गणना है क्वांटम यांत्रिकी के प्रयोग से किया जाता है और गणना के लिए जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के आधार पर क्यूबिट का निर्माण किया गया है। ठीक है, बिट से आगे क्यूबिट। ठीक, और इस कंप्यूटर की जो गति होती है, संग्रहण क्षमता होती है, सामान्य कंप्यूटर से कई गुना तेज होती है। ठीक, इसकी शुरुआत जो है IBM कंपनी द्वारा की गई। इसका प्रारंभिक उपयोग हम लोग रक्षा, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धि और मशीन लर्निंग के फील्ड में कर रहे हैं। ठीक है, आणविक कंप्यूटर जो है इसमें प्रोटॉन परमाणुओं को ट्रांजिस्टर में बदला जाता है। इस प्रोटॉन में जो है 10,000 GB के डेटा को संग्रहित किया जा सकता है और इसकी प्रसंस्करण क्षमता जो है वर्तमान कंप्यूटर से 10,000 गुना अधिक होती है। इसमें अगला देखते हैं न्यूरो कंप्यूटिंग वह कंप्यूटर प्रणाली है जो मानव मस्तिष्क की तरह निर्णय लेने और सोचने की क्षमता रखता है। इसमें जो है न्यूरो सर्किट का विकास किया जाता है जो कि मानवीय व्यवहार से जुड़ता है। ठीक है, यह स्वनियंत्रित होता है, स्वनिर्देशित प्रणाली है और जो मानव हस्तक्षेप से मुक्त है। इसको हम लोग 4 भागों में देख सकते हैं। सेल्फ लिसनिंग सिस्टम पहला है, दूसरा है पैटर्न रिकग्निशन, तीसरा है लैंग्वेज लर्निंग और चौथा है डाटा माइनिंग। इन सब प्रणालियों के अलावा हम लोग और कई सारे कंप्यूटर प्रणाली देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल कंप्यूटिंग हो गया, DNA कंप्यूटिंग हो गया। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में जो है गणना के लिए फोटोनिक का प्रयोग किया जाता है। DNA कंप्यूटर में जो है जैविक अणुओं का उपयोग किया जाता है गणना के लिए। ठीक, DNA कंप्यूटिंग में जो है बेसिलस सबटाइटस नामक जो बैक्टीरिया है वो उसका उपयोग किया जाता है, किस लिए, ऑर्गेनिक कंप्यूटर या। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।